सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको दिखाएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा एक और खास मेहमान है हमारे साथ, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। इनका करते हैं शो में स्वागत। और पूरी रिसर्च टीम का परिचय करा दे। वरुण से हम जानेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन कैसे रही बाजार की चाल और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में क्या हो सकता है। आशीष से समझेंगे आखिरकार डिफेंस शेयरों में क्यों आई तूफानी तेजी। कुशल गुप्ता हमें बताएंगे कमजोर बाजार में भी टीसीआई एक्सप्रेस उछला। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो आज हमने देखा वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली हावी रही। गिरावट के साथ बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। निफ्टी 168 अंक गिरकर 17,639 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 575 अंकों की गिरावट के साथ 59,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। अगर बात निफ्टी बैंक की करें तो 75 अंक गिरकर 37,557 के लेवल पर यह बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आज आंकड़े सामने आ रहे हैं, जरा समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 5,009 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,774 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और एडिटर स्टेक में अनिल जी बता रहे हैं कि लगातार 3 दिन से बाजार फिसल क्यों रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में आज दिखा कमजोरी का माहौल और तीनों ही दिन 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलता हुआ दिखा निफ्टी। आज भी कमजोर शुरुआत के संकेत आते दिखे अमेरिकी बाजारों से। लगातार 2 दिन से अमेरिकी बाजार कमजोर है, डर वही है आर्थिक मंदी और सुस्ती छाने का। वहां पर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है और कच्चा तेल घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कच्चे तेल के घटने का बहुत फायदा भारतीय बाजार उठा नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त नजर हमारी डाउ फ्यूचर्स पर और अमेरिकी बाजारों के एक्शन पर रहती है और वहां से कमजोरी के संकेत आए। तो पहला संकेत वहां से था कमजोरी का। दूसरा संकेत थोड़ी सी एक तरफा तेजी होने के बाद लॉन्ग पोजीशन अभी भी खत्म होनी बाकी थी और आज था वीकली एक्सपायरी का दिन, तो थोड़ी तेजी करने वाले ट्रेडर्स फंसे हुए थे और उन्हें मौका मिला नहीं, तो उनकी लॉन्ग पोजीशन, तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था एफआईआईज की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली का माहौल फिर से बनता हुआ दिखता हुआ है। कल के सेशन में कैश मार्केट में भी फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने बिकवाली की है, तो थोड़ा वहां से सपोर्ट आना कम होता दिख रहा है, उल्टा बिकवाली होती दिख रही है। इसी वजह से ऊपर टिकना मुश्किल। इन तीनों संकेतों के बीच में थोड़ा सा कच्चे तेल की कमजोरी का फायदा उठाने में भारतीय बाजार नाकामयाब रहे। खुले कमजोरी के साथ फिर सीमित दायरे में कारोबार किया। आखिरी 1 घंटे में थोड़ी और बिकवाली हुई। 17,650 के अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद होते हुए दिखे। हाँ, आज के लिए एक ही अच्छी बात थी कि कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले बैंकिंग शेयरों में उतना माहौल खराब नहीं था। अगर एचडीएफसी बैंक को अलग कर दें तो बाकी बैंक्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही थी और बैंक निफ्टी बिल्कुल मामूली नुकसान के साथ 37,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, तो वहां से थोड़ी सी रिलीफ मिलती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट में डेफिनेटली खरीदारी का माहौल था। भले इंडेक्स आपको कमजोर दिख रहे हो लगातार तीसरे दिन, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन पूरा है तेजी का। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा और आज तो 800 शेयरों के जो सर्किट फिल्टर बदलने की खबर आई है उसने भी कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोश भरा और कई सारे स्टॉक्स 5 से 20% की बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए दिखे। तो कह सकते हैं दिग्गजों को देखेंगे तो आपको मार्केट कमजोर नजर आएगा, ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो अब भी मजबूत है। आज वीकली एक्सपायरी का प्रेशर खत्म। अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़े भी कल मजबूत नजर आते हैं, आज रात को मजबूत नजर आते हैं, तो कल भारतीय बाजारों में रिकवरी के आसार बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा जिस पर कल नजर रखनी होगी। और कल का दिन रहने वाला है बेहद खास, क्योंकि कल सुबह 9:45 से क्रेडिट पॉलिसी पर जी बिजनेस की सबसे बड़ी कवरेज के साथ आप जुड़िएगा और हमारी विशेष कवरेज में साथ शामिल होंगे बाजार के दिग्गज अजय बग्गा, ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी, जेएम फाइनेंशियल के आशु मदान और एचडीएफसी के वीसी और सीईओ केके मिस्त्री। और बाजार की इस 3 दिनों की गिरावट में कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी रही है, वरुण हमारे साथ है। वरुण, एक बार फिर से बाजार में आज गिरावट का दौर जारी रहा लगातार तीसरे दिन, कहां पर सबसे ज्यादा कमजोरी है? देखिए, लगातार तीसरा दिन था जहां आज मार्केट में दबाव देखने मिला।
सोमवार को एचडीएफसी ग्रुप की अगुवाई में मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। और आज तो वैसे भी वीकली एक्सपायरी थी, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला। और आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, उसके पहले भी मार्केट थोड़े नर्वस थे। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी में दबाव जो था वो थोड़ा कम था। तो निफ्टी और सेंसेक्स में दबाव बनाने का काम जिन काउंटर्स ने किया उनमें देखिए सबसे आगे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अडानी पोर्ट, इनफैक्ट अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आज काफ़ी हद तक मुनाफा वसूली देखने मिली। टाइटन क्वार्टरली अपडेट इन्होंने दिया जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा, उसके बाद इस काउंटर में दबाव था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी यहाँ पे दबाव था, आईटी काउंटर्स विप्रो यहाँ पे अच्छा खासा दबाव था। इन स्टॉक्स के अलावा खासकर एफएनओ में नैल्को, टाटा पावर, कॉनकॉर, जीएनएफसी ये तमाम काउंटर्स है जहाँ पे दबाव साफ देखने मिला। वहीं फोकस में एचडीएफसी लिमिटेड था, एएमसी कारोबार को इन्होंने जो बेचा है उसके बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने मिली। एस्कॉर्ट्स फ्यूचर्स में तो तेज़ी थी, लेकिन कैश लेवल में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा दबाव इस काउंटर में देखने मिला। बीएलएस इंटरनेशनल बोनस शेयर देने वाले हैं, ये उस पर विचार करेंगे, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी थी। और गोदरेज कंज्यूमर्स को अगर आप देखेंगे वहाँ अच्छी खासी तेज़ी थी, क्योंकि इन्होंने जो क्वार्टरली अपडेट दिया है वो लोगों को पसंद आया। फोकस में आज थे काफ़ी सारे काउंटर्स, जिसमें अगर आप देखेंगे तो उमा एक्सपोर्ट्स था, जिसमें कहीं ना कहीं आज जो लिस्टिंग हुई है उसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी लिस्टिंग हुई और अच्छी खासी तेज़ी भी देखने मिली। वहीं टॉप कॉल्स हमारे चैनल पे जो दिए गए उसमें अगर आप देखें तो बीएल था, जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई। और वैसे भी जो रक्षा से क्षेत्र को लेकर अपडेट आए उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इसके अलावा जीआईसी हाउसिंग, जयश्री टी में आपको अच्छा खासी तेज़ी देखने मिली, जो हमने आपको रिसर्च करके बताया कि श्रीलंका में जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, उसमें टी सेक्टर एक था, इसके लिए वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हुई है। वहीं निफ्टी के टॉप गेनर्स में एक्सिस बैंक, डीवीज लैब जैसे काउंटर्स थे, एफएनओ में डॉक्टर लाल पीरामल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी थी। कैश में पूनावाला फिनकॉर्प, सेंचुरी टेक्सटाइल, डीसीबी बैंक, रेणुका शुगर में अच्छी खासी तेज़ी हुई है। वैसे भी कैश में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पे सर्किट फिल्टर का रिवीजन हुआ है, उसका भी असर देखने मिला है। लेकिन मार्केट अगर आप देखेंगे तो लगातार दबाव में है और लगातार तीसरा दिन है जहाँ लाल निशान में क्लोजिंग हुई है। और आइए अब प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, 3 दिन लगातार बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा, क्रेडिट पॉलिसी भी है कल, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार की चाल से, ये आपसे जानेंगे। दूसरा, हफ्ते भर का नजरिया अगर किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहाँ? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स कल भी काफी वोलेटाइल रहेंगे। हालांकि कल अनुमान है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव करेगा नहीं, लेकिन जो कमेंट्री गवर्नर की होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कमेंट्री थोड़ी सी हॉकिश होती है, स्पेशली इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल प्राइस को लेके, तो डेफिनेटली मार्केट्स में थोड़ा और डाउनसाइड आ सकता है। हमने देखा है पिछले 2 दिन से एफआईआईज ने भी काफी भारी बिकवाली की है, तो ये बिकवाली अगर कल थोड़ी सी रुकती है तो मार्केट्स को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर हफ्ते भर का नजरिया देखना है तो हमको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काफी पसंद है। करंट प्राइस 393 है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो करीबन 415 417 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू रखा जा सकता है। तो 8 to 10 डेज के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस टारगेट प्राइस 415-17, स्टॉप लॉस 382। बिल्कुल, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हफ्ते भर के नजरिए के लिए खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। अविनाश जी की राय है ये। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस शेयरों में आई तेजी के बीच बीईएल का शेयर आज रिकॉर्ड तेजी के साथ दिन भर वायदा का टॉप गेनर बना रहा। तेजी की वजह क्या है? हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष है। बताइए आशीष, बीईएल में तेजी की वजह? देखिए, डिफेंस क्षेत्र में घरेलू खरीद यानी आत्मनिर्भरता से जो है बीईएल को बड़ा फायदा होगा। आज देखिए तीसरी लिस्ट इसकी जारी होगी जहां पर 101 इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो है खरीदे जाएंगे, यानी इन 101 प्रोडक्ट्स में जो है इंपोर्ट नहीं होगा, घरेलू कंपनियों से जो है इनकी खरीद की जाएगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो लगातार ये जो लिस्ट है बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले वर्षों में भी जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। लगातार डिफेंस प्रोडक्ट्स की जो घरेलू खरीद हो रही है इसमें माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छी आपको 10 से 15% की ग्रोथ हर साल देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते बीईएल ऐसा स्टॉक है जो आप अपने रडार पर रखें, क्योंकि इनके लिए अवसर काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घरेलू खरीद है और साथ में ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जो एक्सपांड करते जा रहे हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि इनको अगले 4 साल में काफ़ी अच्छे बड़े ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल भी अगर आप देखें तो 57,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि आपको अगले 4 साल के लिए जो है रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाती है। यानी कंपनी की जो आय है इसमें आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और हर साल 15 से 18,000 करोड़ के जो है नए ऑर्डर्स मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी लगातार जो है एक्सपांड कर रही है अपने पोर्टफोलियो को, तो वहाँ से भी जो है अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन पॉलिसी है, एनर्जी स्टोरेज है, सोलार सेल्स है, यहाँ पर भी विस्तार कर रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस कंपनी को जो है आगे जाकर बढ़िया फायदा होगा। अविनाश जी, बीईएल की तेजी में क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए?
मुझे लग रहा है कि देखिए आज जो नई लिस्ट आई है 101 आइटम की, तो उसमें डेफिनेटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आशीष ने कहा सोलर एज़ वेल एज़ जो एनर्जी बैटरीज़ है प्लस जो एवियोनिक्स के आइटम है, वहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले साल, डेढ़ साल के लिए ऑर्डर बुक विज़िबिलिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। ऑलरेडी बीएल की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये डेफिनेटली इस बात को दर्शाता है कि डिफेंस एक बहुत अच्छा थीम साबित हो रहा है। तो इसलिए आज आपने देखा कि काफ़ी सारी कंपनी जो डिफेंस स्पेस में थी, बीएल के अलावा अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। तो मेरे ख्याल से ये पॉज़िटिव है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों को ऐसी कंपनीज़ अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। हालाँकि स्टॉक ज़रा ज़्यादा भागा है, कोई गिरावट आती है करेक्शन में, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। तो गिरावट में खरीदारी का मौका बीईएल में तलाश सकते हैं, अविनाश जी की राय है। वहीं बाजार में गिरावट के बावजूद आज हमने देखा टीसीआई एक्सप्रेस का शेयर करीब 4% उछला। पिछले महज 2 दिनों में अगर देखें तो इसमें 10% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। तो फोकस में टीसीआई एक्सप्रेस क्यों है, कुशल गुप्ता से समझते हैं। बताइए कुशल। जी, तो हमने देखा कि किस तरह से टीसीआई एक्सप्रेस में कल के सत्र में भी 7% की तेज़ी थी और आज भी यहाँ पर अच्छी तेज़ी के साथ आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं शानदार परफॉर्मेंस इसकी तरफ से आती हुई दिख रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है जेफरीज की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय के साथ शुरुआत किया है और लक्ष्य जो है लगभग 2300 रुपये की दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है कंपनी को। और आप देखिए ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी सारे अपने पॉइंट्स भी बता रहे हैं, जिसमें FY21 से 25 के बीच मुनाफा लगभग 2.8 टाइम्स होने का अनुमान है। और यही नहीं, आय में भी सालाना आधार पर FY25 तक 23% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। बिक्री का केवल 10% हिस्सा भी जो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल में यूज़ होता है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा जो है कंपनी को लग रहा है कि इनको रिक्वायर्ड नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आगे चलकर जीएसटी आने से जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से जो मार्केट शेयर है ये लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। और अगले 5 सालों में लॉजिस्टिक्स खर्च भी सरकार मान रही है कि जीडीपी का करीबन 10% इनका करने का लक्ष्य है, जो कि अभी 13 से 14% है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं टीसीआई एक्सप्रेस के लिए और पूरे के पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस के हिसाब से। अविनाश जी, टीसीआई एक्सप्रेस में क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सबसे बड़ी बात, इनका जो बिजनेस है वो बहुत एसेट लाइट बिजनेस है और जिस प्रकार से इनके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है जैसे आरओसी, आरओई और अर्निंग्स ग्रोथ, हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इकोनॉमी अगर 8 से 9% बढ़ती है तो टीसीआई एक्सप्रेस जो लॉजिस्टिक्स स्पेस में है और ज़्यादातर एमएसएमई, एसएमई और बड़े कॉर्पोरेट्स को गुड्स एंड सर्विसेज को हैंडल करती है, इनको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से और भी अच्छी मूवमेंट आने की उम्मीद है और डेफिनेटली थोड़ा सा फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने प्रेजेंट किए हमको लग रहा है मार्केट्स यहां से भी स्टॉक को रीरेट करेगा। बिल्कुल, तो टीसीआई एक्सप्रेस को होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की। और अब कल आने वाली है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, क्या हो सकता है इसमें खास? जी बिजनेस के एक्सपर्ट पोल में आइए जानते हैं क्या रिजल्ट आया। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, बताइए जी बिजनेस का एक्सपर्ट पोल क्या कहता है? देखिए, इस बार की आरबीआई पॉलिसी में सभी की नज़र एक चीज़ पे है कि क्या आरबीआई की तरफ से रेट्स में कोई भी बदलाव किया जाएगा। और हमारा पहला सवाल भी यही था हमारे पैनलिस्ट से कि क्या आरबीआई इस बार रेट्स में बदलाव करेगा, और सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, आरबीआई रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने वाला है। तो हमारा अगला सवाल था कि क्या रेपो रेट में कोई, रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव होगा, तो यहाँ भी एक सुर में सबने कहा कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नहीं बदलने वाले हैं। तो हमारा अगला सवाल था क्या FY23 में कितना रेट हाइक आरबीआई ले सकता है। तो यहाँ पे 75% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक होगा और 25% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक हो सकता है। यानी कि ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं FY23 में 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का ही रेट हाइक होने वाला है। तो हमारा अगला सवाल था कि क्या आरबीआई अपना स्टैंस बदलेगा। तो यहाँ 50-50 का मामला था। कुछ लोग कह रहे थे 50% कि हाँ आरबीआई अपना स्टैंस बदलेगा, 50% कह रहे थे कि नहीं, आरबीआई अभी भी अपना स्टैंस नहीं बदलेगा। वहीं अगला सवाल हमारा इन्फ्लेशन को लेकर था, क्योंकि कमोडिटी की कीमतें जैसे बढ़ी है तो हमने पूछा कि क्या आरबीआई सीपीआई के अपने जो अनुमान है उसमें कोई भी बदलाव करेगा। और यहाँ सब ने एक सुर में कहा कि हाँ, आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के आंकड़े में बदलाव कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है।
जीडीपी का हमने पूछा कि क्या जीडीपी के अनुमान में कोई आरबीआई बदलाव करेगा, तो यहाँ भी 50-50 का मामला था। 50% का कहना है कि हाँ, 50% का कहना है नहीं। इसके बाद आखिरी सवाल हमारा था कि पॉलिसी में नज़र कहाँ होगी, तो सबका कहना था कि आरबीआई की जो ओवरऑल कमेंट्री है उस पर हमारी नज़र होगी। साथ ही साथ रूस में जो दिक्कतें चल रही है उसके चलते फॉरेक्स रिजर्व को लेके क्या अपडेट है, ये आरबीआई से जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप इस पूरे पोल को सम अप करके देखेंगे तो एक बात समझ में आती है कि रेट्स में इस बार कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। नो डाउट हो सकता है कि आरबीआई अपना स्टैंड जो है उसमें थोड़ा बदलाव करे, तो कमेंट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज सुबह 9:45 से लगातार आप जी बिजनेस पर देख सकते हैं। बाजार के बड़े दिग्गज हमारे साथ शामिल होंगे सुबह 9:45 बजे से। क्रेडिट पॉलिसी पर बड़ी कवरेज सिर्फ जी बिजनेस पर। बाजार के लिए कल के लिए कौन से अहम संकेत हो सकते हैं, बाजार पर खास स्ट्रैटेजी समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे सुधरकर हरे निशान में लौटते हुए दिखे थे। नैस्डैक फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर थे। तो अमेरिका का एक्शन देखते हैं, कच्चे तेल पर भी नजर रखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के ट्रिगर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े बड़े आते हैं, घरेलू फंड्स की तरफ से सपोर्ट आता है या नहीं। जो अब अगली सपोर्ट रेंज होगी वो है 17,425 से लेकर 17,550। ये 125 पॉइंट की रेंज फाइनल सपोर्ट है निफ्टी पर। इसके नीचे बाजार का ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। ऊपरी स्तरों पर अब 17,800 को पार करके टिकेंगे तो ही तेजी का संकेत मिलेगा। तो 17,800 से 17,900 अब बाजार के लिए ऊपरी लेवल पर थोड़ी रुकावट की जगह, उसके पार निकलने के बाद फिर से तेजी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 37,150 37,225 की सपोर्ट रेंज को आज हमने होल्ड किया। उम्मीद करते हैं कल भी होल्ड करेंगे। और ऊपरी स्तरों पर 37,850 37,925 की लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ब्रॉडली कह सकते हैं 37,000 38,000 ये है रेंज बैंक निफ्टी की, जिसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो 38,000 के पार निकलने पर और बड़ी तेजी, 37,000 के नीचे जाने पर कमजोरी का माहौल, ये बैंक निफ्टी के लिए आप कह सकते हैं। तो ढेर सारा एक्शन कल हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भी दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो तेजी की शुरुआत अप्रैल के महीने में हुई वो कल बरकरार रहती है या नहीं रहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कल के सेशन के लिए। और आइए बढ़ते हैं और देखते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, कहां बनेंगे मौके? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन की दो स्ट्रेटेजी है, जिसमें एक तेजी की तरफ की है और एक मंदी की तरफ की है। तो पहले तेजी की तरफ की बात करते हैं। एचयूएल चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाना चाहिए। तो 2160 का कॉल 52 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 65 रुपीज से 75 रुपीज तक के देखने को मिल सकते हैं। अब जो सेल साइड का ऑप्शन स्ट्रेटेजी है वो है ओएनजीसी में 170 का पुट 4.5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 3 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 6 से 8 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी है आज कल के लिए। बहुत धन्यवाद सुमित जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी और खरीदारी के मौके बताने के लिए। अविनाश जी, आपसे समझेंगे लॉन्ग टर्म किसी को अगर खरीदारी करनी हो तो कहां बन रहे हैं खरीदारी के मौके? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक हमारा भारत फौज है, जो बेसिकली ऑटो सेक्टर और डिफेंस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऑटो सेक्टर में ये कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर कार्स, ट्रैक्टर्स के लिए सप्लाई करता है, जहां पे अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। दूसरी बात इनके लिए अच्छी बात है कि डिफेंस में भी इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। अभी जो आज डिफेंस की लिस्ट आई है, करीबन 100 आइटम्स प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप हो गए। तो हमारा मानना है कि आने वाले साल 1.5 साल में डिफेंस का भी बिजनेस बहुत अच्छी तरह से स्केल अप होगा। रही बात एक्सपोर्ट्स को लेके, तो रुपया वीक होता है, तो इनके लिए और भी अच्छी बात है क्योंकि एक्सपोर्ट अर्निंग्स अच्छी तरह से बढ़ेंगे। हमारा मानना है कि अगले 6 से 12 महीने में अगर कोई ये स्टॉक खरीदता है, अभी करंट प्राइस 735 736 है, तो करीबन 900 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये अच्छा पोर्टफोलियो पिक रहेगा करंट प्राइस पे, क्योंकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं और डिफेंस का भी बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो मेरी तरफ से भारत फौज साल भर में करीबन 900 रुपए का टारगेट। भारत फोर्ज में खरीदारी के मौके लंबी अवधि के लिए आप तलाश सकते हैं, अविनाश गोरक्षकर की राय है। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।